लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को आप ब्रॉडली 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन इज द वायरल निमोनिया। पॉजिटिव एजेंट्स क्या हो सकते हैं? ब्रोंकियोलाइटिस जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, और इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, फिर इसके अलावा कुछ एक्जेंथम्स हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन अगर आ जाए मीजल्स, ठीक है, मीजल्स निमोनिया जिसको हम पैरा मीजल्स या पोस्ट मीजल्स निमोनिया कह देते हैं। और क्या हो सकता है? वेरिसेला निमोनिया। तो एक्जेंथम के साथ और एक्जेंथम के बगैर वायरल निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन बाय फार इन अ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा जी? बैक्टीरियल, स्पेशली उन बच्चों में जो इम्यूनाइज्ड नहीं है, जिनमें आपका न्यूमोकोकल वैक्सीन की प्राइमरी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, जिन्होंने 3 से कम शॉट लिए हुए हैं, ठीक है, या कभी सिरे से शॉट ही नहीं लिया, तो उनकी इम्यूनिटी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरियल कंपोनेंट को वल्नरेबल है, तो दैट इज अनदर कॉज। अच्छा, नंबर 3 पे रिकरेंट निमोनिया जो हमारा आज का टॉपिक है, और एक चीज होती है परसिस्टेंट निमोनिया। अभी तक के लिए सिर्फ एक पॉइंट ज़हन में रखें कि रिकरेंट निमोनिया और परसिस्टेंट निमोनिया के बीच में डिफरेंस एक है कि जो रिकरेंट निमोनिया है उसके बीच में रेजोल्यूशन आ जाती है, परसिस्टेंट में नहीं आती और वो प्रोलॉन्ग चलता है। मोर और लेस दोनों की डीडीज एक जगह पे जाके एक जैसी हो जाती है, मगर अभी हम अपने टॉपिक पे फोकस रखेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है जी। अब डेफिनेशन के मुताबिक इफ यू हैव 2 or more than 2 episodes in a single year in a pediatric population, so that is considered a recurrent pneumonia. Number 1, या पूरे लाइफ टाइम में 3 या 3 से ज्यादा एपिसोड्स में, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, मगर शर्त क्या है? देयर शुड बी अ रेडियोग्राफिक क्लियरेंस इन बिटवीन द 2 एपिसोड्स, तो तभी रिकरेंट कहेंगे ना कि बीच में ठीक हो गया। वैसे एक ओपन हाउस क्वेश्चन है कि रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स अगर चाइल्डहुड निमोनिया है तो कितना अर्सा लगता है रिजॉल्व होने में? रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, एक जवाब आया 6 वीक्स। 6 वीक में तो डेफिनेटली हो जाएगा। मिनिमम क्या है? 2 to 3 weeks. 2 to 3 वीक्स। 2 वीक्स जरा थोड़ा सा जल्दी है, मगर 3 वीक्स में यस हो सकता है। रेंज इज 3 वीक्स to 4 वीक्स मैक्सिमम, ठीक है। और 6 वीक्स में तो डेफिनेटली फाइंडिंग्स चली जाती हैं अगर वो रिकरेंट नहीं है या अगर वो परसिस्टेंट नहीं है, ठीक है जी। तो यहां तक एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे साथ है ना आप लोग सब? ओके, ग्रेट। अच्छा जी, रिकरेंट निमोनिया के डिफरेंशियल्स जो आपने सोचने हैं अंडरलाइन कॉजेस के, वो क्या हो सकते हैं, उसको ब्रीफली आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। और इससे बाहर मोटे मोटे जो कॉजेस हैं, इससे बाहर नहीं। तो जब भी आपके पास रिकरेंट निमोनिया का केस आए, आपने ये 5 हेडिंग जरूर सोचनी। नंबर 1 क्या हेडिंग हो सकती है? हेरेडिटरी डिसऑर्डर्स। वो क्या है देखते हैं, उस पर बात करते हैं। नंबर 2 इज कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट, जरूर सोचें। नंबर 3 इम्यून डिसऑर्डर्स, कुड बी एक्वायर्ड, कुड बी प्राइमरी, ठीक है। नंबर 3 पे डिसऑर्डर्स ऑफ सीलिया, ये रेयर है हमारी पॉपुलेशन में, मगर जब आप रिकरेंट निमोनिया को डील करते हैं तो आपने इसको जरा प्रायोरिटी पे देखना होगा। सिंपल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के डीडी में आप इसको नहीं रखेंगे, मगर 2 से 3 एपिसोड्स आ गई तो सोचेंगे कि क्या मामला है। और एंड पे आ जाता है आपका एनाटॉमिक एब्नॉर्मैलिटीज, ठीक है जी। अब ब्रीफली अगर इसको एग्जांपल्स इसकी करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, किसने देखे हुए केसेस? वेरी गुड, एफएमएच में बहुत आते हैं, इसका मतलब पल्मोनोलॉजी सेंटर है वहां पे कोई, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी। चलें, ओके, ग्रेट। फिर कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स में खास तौर पे वो जो कि हाई फ्लो वाले, हाई पल्मोनरी फ्लो वाले, जो ओलिगेमिक लंग फील्ड के साथ आते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। हाई फ्लो वाले कौन से होंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, या ASGs आ जाएंगे विद लेफ्ट वॉल्यूम ओवरलोड, यानी कि जो ओवरलोड में लेके जा रहे हैं लंग्स को सिर्फ वो, यानी कि ए साइनोटिक को आप रिकरेंट चेस्ट इंफेक्शन के साथ रखेंगे, ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट को। जो साइनोटिक हैं उनके साथ रिकरेंट चेस्ट इंफेक्शंस के साथ वो नहीं आते, उनके और मामला हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और इस तरह की चीजें। इम्यून डिसऑर्डर्स में अब तो WHO भी कहता है कि जब आप ट्यूबरकुलोसिस का वर्कअप कर रहे हो तो आपने HIV की स्क्रीनिंग जरूर करवानी है। अगरचे हमारी कम्युनिटी में इतना नहीं है, लोअर पंजाब साइड पे जरा ज्यादा है, अपर पंजाब पे जरा थोड़ा सा कम है,
मगर फिर भी आपने बेसिक स्क्रीनिंग के अंदर HIV जरूर रखना है। और वो जो ट्यूबरकुलोसिस है दैट कैन कम एज रिकरेंट और एज अ परसिस्टेंट निमोनिया। अच्छा खैर, और बाकी इननेट ऑर्डर्स ऑफ इम्यूनिटी, इस पर हम थोड़ी सी बात आगे चल के करेंगे। जो सीलिया डिसऑर्डर्स है ना, उनमें आता है आपका इमोटाइल सीलिया और कार्टाजेनर। दोनों में डिफरेंस ये है कि बेसिक पल्मोनोलॉजी का एक ही डिफेक्ट है, मगर कार्टाजेनर में देयर इज डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड साइटस इनवर्सस। अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस इनवर्सस को आप माइनस कर दें तो दैट इज इमोटाइल सीलिया से। और इसका क्लोज डिफरेंशियल आता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ, या ब्रोंकिएक्टेसिस का जो एक आपका डीडी या लॉन्ग केस और शॉर्ट केस के तौर पे जो आप करते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, पीडियाट्रिक रेजिडेंट्स आर सिटिंग, तो उसमें हमने इसको जरूर सोचना होता है। अच्छा, एनाटॉमिक एब्नॉर्मैलिटीज, मैं डॉक्टर काशान के बिल्कुल आगे खड़ा हूँ, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सुन के ही सुने। जो देखने वाला मामला है ना वो जरा आपका, हाँ इफ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। एनाटॉमिक में रिफ्लक्स डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन पे जरूर ध्यान दिया अगर रिकरेंट हो रहा है। और फॉरेन बॉडी एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटीज, कंजेनिटल सिस्ट होगी, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस होगी, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जरूर देखें। अच्छा जी, ये रिवीजन है जी जो हमने अब तक किया। रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन के साथ कोई भी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अगर आ गया पेशेंट, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले वीजिंग चेक करनी है, एस्मा का केस तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट ने आपको कहना है बच्चे की छाती रुकती है जी, दैट कुड बी अ चेस्ट इन्फेक्शन, दैट कुड बी एक्यूट एक्सैर्बेशन ऑफ एस्मा। अब आपने क्लिनिकली देखना है, अगर तो वो एस्मा है तो आप अकॉर्डिंगली डील करें, अगर तो वो एस्मा नहीं है तो आप नीचे आ जाएं सेकंड पे। कंजेनिटल हार्ट रूल आउट करें। अच्छा, बात हम कर रहे हैं रिकरेंट की, हम नमोनिया का नहीं कर रहे। जो रिकरेंट नमोनिया है सिर्फ उसकी बात हो रही है। कंजेनिटल हार्ट करें, अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आप डायूरेटिक्स पे डालें, उसका ओवरलोड उसका आफ्टर लोड और प्रीलोड उसका कम करें। अगर नहीं है तो कंजेनिटल हार्ट भी रूल आउट हो जाता है, तो फिर आपने नॉन पल्मोनिक कॉजेज ढूंढने हैं, जिस तरह गर्ड हो गया, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो गया, एंटी रिफ्लक्स मेडिकेशंस ऐड करें, उसके निमोनिया ठीक हो जाएंगे। इसी तरह आगे चलें तो उसमें आपके पास ये दो सिनेरियो आते हैं स्टेप 4 में, कि या तो एसिम्प्टोमेटिक है मगर रेडियोग्राफिक एब्नॉर्मैलिटीज प्रेजेंट है उसके अंदर, हिस्ट्री है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन की अलॉन्ग विद रेडियोग्राफिक एब्नॉर्मैलिटीज, मगर क्लिनिकली बच्चा ठीक है, तो मींस अंडरलाइन कुछ ना कुछ चल रहा है जो बेसलाइन के ऊपर उसको बार बार इन्फेक्ट कर रहा है। और सेकंड क्या है जी, सिम्प्टोमेटिक है अलॉन्ग विद रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स। तो सिम्प्टोमेटिक जो होगा वो उसको ज्यादा एग्रेसिवली डील करना, जो एसिम्प्टोमेटिक है आप उसको इन्वेस्टिगेट पहले करेंगे और उसको ट्रीट बाद में करेंगे। और इन सब का लुबे लुबाब जब ये सारी चीजें आप कंसिडर कर लेंगे तो फिर आपका हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स है, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन है जिसका आपने लोकलाइज करना है डिजीज को कहां पर, वो कैसे करेंगे। शुरुआत सिम्टम्स की कब हुई, ये पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए। अगर तो 2 to 3 मंथ्स ऑफ लाइफ के बाद है तो मींस वो रिएक्टिव चेस्ट हो सकती है, मगर अगर 2 to 3 मंथ से पहले है तो आपने रिफ्लक्स डिजीजेस को सोचना है, दैट कैन रिप्रेजेंट एज रिकरेंट निमोनिया, ठीक है। और अगर 3 मंथ्स के बाद है तो मोस्ट कॉमन इज एस्मा, और उसके बाद फिर आपकी एक टर्म होती है एस्मा और एक्यूट हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवेज, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। एस्मा में आपकी फैमिली हिस्ट्री एस्मा की पॉजिटिव होती है, इसके अलावा ड्रामेटिक रिस्पॉन्स टू ब्रोंकोडायलेटर होता है और रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस होती है। ये तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो आप एस्मा लेबल नहीं करेंगे, फैमिली हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ एटोपी अलॉन्ग विद रिस्पॉन्स एंड रिकरेंट हिस्ट्री। तो इन चारों में से कोई एक भी चीज कम है तो आप उसको कह देंगे एक्यूट हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अर्ली इन्फेंसी, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर एपिसोड्स की डिटेल पूछिए कि एक बार जो एपिसोड हुई वो कितने अरसे तक रही और उसकी वजह से एडमिशन तो नहीं हो गया। तो नंबर ऑफ एडमिशंस आपको बताएगा कि सेवेरिटी कितनी है। अगर एडमिशंस नहीं है तो मींस आपका थोड़ा सा थ्रेशोल्ड आपने जरा लो साइड के ऊपर रखना है कि कोई माइनर सा डिफेक्ट होगा और आपने अकॉर्डिंगली उसको डील करना है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा है तो फिर आपने उसको एग्रेसिवली डील करना है या एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट करना है। फिर एसोसिएटेड कंप्लेंट्स क्या है, एटोपी आ रही है साथ क्या नहीं आ रही, ठीक है। इसके अलावा कोई एलोपेशिया है या नहीं है,
इसके अलावा कोई कैंडिडेसिस है क्या नहीं है, डिस्चार्ज है क्या नहीं है, डायरियाज है क्या नहीं है, एसोसिएटेड हिस्ट्री लें। हम बात कर रहे हैं रिकरेंट निमोनिया की, ठीक है। फिर पेरिनेटल हिस्ट्री के अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री या सिर्फ डेथ की हिस्ट्री है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस पॉजिटिव है, कभी कोई न्यूनेटल स्क्रीनिंग कई बार से किसी ने करवाई हो, वो पॉजिटिव तो नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कहीं पॉजिटिव तो नहीं, जो हमारे सेटअप के अंदर मोस्ट कॉमन चीज़ है। तो ये जो है फैमिली हिस्ट्री और पेरिनेटल हिस्ट्री में ये 2-3 चीज़ें आपने डेलिमिनेट करनी है। और फिर एलर्जेंस, ट्रिगर्स, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्या कहते हैं, कोई घर में चरिंद परिंद या कोई इस तरह की चीज़ें जो एस्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक चेकलिस्ट के अंदर आपने इन पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड करना है, मगर उसको टेलर कीजिएगा कि वो कहाँ जा रहा है और किस तरफ को आपका रिकरेंट निमोनिया जा रहा है, वेदर इट्स एन एलर्जी, वेदर इट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वेदर इट्स रिकरेंट इन्फेक्शन।